जो शख्स आपको सेल्फिश कहता है वही उस कमरे में सबसे ज्यादा सेल्फिश होता है। और डराने वाली बात यह है, आपने यकीन कर लिया। आपने वाकई यकीन कर लिया। मेस्ट्रो साइकोलॉजी में खुश आमदीद। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक के अंदर जो इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है, प्रोजेक्शन। और ये क्योंकि जो लोग ये आपके साथ करते हैं वो हर बार अपना इतराफ कर रहे होते हैं। जरा सोचें इस आखिरी बार के बारे में जब किसी ने आप पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जो बिल्कुल गलत लगा, कहीं से भी, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी एविडेंस के, बस एक इल्जाम। और ये जानने के बावजूद कि ये झूठ है, आपके अंदर का कोई हिस्सा सोचने लगा, शायद ये सही कह रहे हैं, शायद मसला मैं ही हूं। वो सेल्फ डाउट जो आपने महसूस की, वो कमजोरी नहीं है, वो बिल्कुल वही चीज है जो वो इल्जाम पैदा करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि जो इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है वो बाहर देखना बंद कर देता है, वो अंदर देखने लगता है। और जब आप खुद को क्वेश्चन करने में मसरूफ होते हैं, वो आजाद घूमते हैं। सिगमंड फ्रॉड ने सबसे पहले उसे नाम दिया, प्रोजेक्शन। ये वो अनकॉन्शियस काम है जिसमें आप अपनी नाकाबिल कबूल फीलिंग्स, ख्वाहिशात या आदतें किसी और पर डाल देते हैं। जैसे अपना कूड़ा पड़ोसी के बाग में फेंक कर बदबू की शिकायत करना। लेकिन यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। फ्रॉड का ख्याल था कि प्रोजेक्शन ज्यादातर अनकॉन्शियस होती है। जो शख्स ये कर रहा होता है उसे हमेशा पता नहीं होता कि वो ये कर रहा है। वो वाकई इस इल्जाम को सच मानता है। यही चीज उसे इतना खतरनाक बनाती है और इतना कन्विंसिंग। वो मर्द जो अपनी बीवी को धोखा देता है और फिर उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाता है। वो बॉस जो सबके काम का क्रेडिट ले लेता है और अपनी टीम को लेजी कहता है। वो दोस्त जो कभी सुनता नहीं और कहता है कि तुम ही कभी नहीं आते। पहचाना? एक ऐसा रूल ऑफ थंब है कि एक बार सीख लो तो भूल नहीं सकते। अगर कोई इल्जाम बिल्कुल अचानक लगे, अगर आपके असल रवैये के हिसाब से उसका कोई लॉजिकल सेंस न बने, तो वो आपको नहीं बयान कर रहे, वो खुद अपने आप को बयान कर रहे हैं। हर इल्जाम एक एतराफ होता है। जब कोई नार्सिसिस्ट कहे तुम मैनिपुलेटिव हो, तो उसे ट्रांसलेट करें। इसका मतलब है मैं मैनिपुलेटिव हूं, मुझे जरूरत है कि तुम ये लेबल उठाओ ताकि मुझे खुद में ये देखना न पड़े तुम उनका आईना हो। और वो आईनों से नफरत करते हैं। अब चलते हैं एक और भी ज्यादा सिनिस्टर बात की तरफ। 1997 में रिसर्चर जेनिफर फ्रेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में एक खास अब्यूज का पैटर्न आइडेंटिफाई किया। उन्होंने उसे डार्वो का नाम दिया, डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये प्रोजेक्शन है एक हथियार के साथ। डार्वो इस तरह काम करता है। सोचें कि आप किसी का सामना करते हैं, कोई पार्टनर, वालिदैन या कलीग, किसी ऐसी बात पर जो उन्होंने वाकई गलत की हो। देखें उसके बाद क्या होता है। पहले वो डिनाई करते हैं, मैंने ये कभी नहीं किया। तुम सोच रहे हो, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। फिर वो अटैक करते हैं। अचानक बात पलट जाती है। वो कोई ऐसी बात ले आते हैं जो आपने 2 साल पहले की थी। वो आपको पागल कहते हैं, आपकी याददाश्त पर सवाल उठाते हैं, आपकी समझ पर सवाल उठाते हैं। जो कन्फ्रंटेशन आपने शुरू की थी वो अब एक मुकदमा बन चुका है और आप कटहरे में खड़े हैं। और फिर वो पलटा खाते हैं। वो विक्टिम और ऑफेंडर को बदल देते हैं। अब वो रो रहे हैं, अब वो तकलीफ में हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझसे ये कैसे कह सकते हो? और आप जो असल में तकलीफ में थे, आप उन्हें तसल्ली देने लगते हैं, अपने अब्यूजर को, और मुआफ़ी भी मांगते हैं। फ्रेड ने पाया कि ये पैटर्न खास तौर पर इन जगहों पर ज्यादा होता है
जहां इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल हो, जहां उस्ताद, मजहबी शख्सियात, यहां तक कि वालिदीन इन लोगों का इस्तेहसाल करें जो उन पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में हमने ये फैमिलीज में नस्लों से होते देखा है। जो बच्चा आवाज उठाए वो नाशकरा बन जाता है, जो बेटा सवाल करे वो बेअदब बन जाता है। रिसर्च बिल्कुल साफ है। फ्राइड के स्टडीज ने दिखाया कि जो लोग डार्वो का सामना करते हैं वो अपने आप को अब्यूज के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। वो वहां से नहीं जाते, मदद नहीं मांगते, मुआफी मांगते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम उसी लिए बनाया गया था कि वो मुआफी मांगे। अब और गहरे चलते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन की एक और शक्ल है जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। उसे ब्रिटिश साइको एनालिस्ट मेलेनी क्लाइन ने मैप किया। उन्होंने उसे प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का नाम दिया। और यह सिर्फ आप पर इल्जाम नहीं लगाता, यह आपको बदल देता है। फर्क ये है, आम प्रोजेक्शन वो आपको गसीला कहते हैं। प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन वो ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं जो आपको वाकई गुस्सा दिला दे। फिर जब आप आखिरकार अपना आपा खो बैठते हैं, वो आपके गुस्से की तरफ इशारा करके कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, तुम गसीले हो। आपने उन्हें प्रूफ दे दिया। सोचें एक डोमेस्टिक अब्यूजर के बारे में जो कहता है तुम बहुत इमोशनल हो। वो हमेशा उसकी फीलिंग्स को डिसमिस करता है, तनकीद करता है, दूसरों के सामने छोटा बनाता है, यहां तक कि एक दिन वो रोते हुए या चीखते हुए टूट जाती है और वो सुकून से इधर उधर देख कर कहता है, देखो मैं किस चीज से डील कर रहा हूं। यह साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है अपनी सबसे सोफिस्टिकेटेड सतह पर। इसने सिर्फ उसके बारे में झूठ नहीं बोला, इसने उसे तराशा। इसने धकीलते धकीलते उसे वो ब्रेक डाउन करवाया जो उसे बेतूर एविडेंस चाहिए था। इसे पता नहीं था कि वो डायरेक्ट हो रही है, इसे लगा वो बस रिएक्ट कर रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके साथ हो रहा है? एक पैटर्न पर ध्यान दें, किसी एक वाक़ये पर नहीं। खुद से पूछें, क्या मैं ये रवैया दूसरे लोगों के साथ भी रखता हूं या सिर्फ इस एक शख्स के साथ? अगर जवाब है सिर्फ उन्हीं के साथ, तो मसला आप नहीं हैं, आप उनके फील्ड में हैं। अब मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो आप में से बहुत सौ के दिल के करीब है। नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम, खास तौर पर स्केपगोट चाइल्ड। साउथ एशियन डिसफंक्शनल फैमिलीज में ये रोल तकरीबन कभी नाम से नहीं पहचाना जाता, लेकिन महसूस हमेशा होता है। जिन फैमिलीज में कोई नार्सिसिस्टिक पेरेंट हो या नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्चर हो, वहां एक बच्चे का इंतखाब हो जाता है। अनकॉन्शियसली वो बच्चा इन सब चीज़ों का कैरियर बन जाता है जो फैमिली अपने बारे में मान नहीं सकती। डिसफंक्शन, शर्म, गुस्सा, ये सब एक ही इंसान पर लाद दिया जाता है और सब मान लेते हैं। वो स्केपगोट बच्चा ये सोचकर बड़ा होता है कि मसला वही है, वो मुश्किल वाला है, सेंसिटिव वाला है, नाशकरा वाला है। और जब वो बड़ा होता है, वो वही लेबल हर रिश्ते में अपने साथ ले जाता है। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो उसे कन्फर्म करें, क्योंकि यही वाहिद आइडेंटिटी थी जो उसे कभी दी गई। अगर ये आप हैं, गौर से सुने, वो शर्म जो आप उठाते हैं वो बनाई गई थी, टुकड़ा टुकड़ा। इन लोगों ने जिन्हें कहीं न कहीं रखना था, वो चीज़ जो वो खुद में देख नहीं सकते थे, वो लेबल्स जो उन्होंने आपको दिए, मुश्किल, सेल्फिश, बहुत ज्यादा, बिल्कुल नाकाफी, ये कभी आपकी तारीफ नहीं थे, ये डिपॉजिट्स थे और आप उन्हें वापस कर सकते हैं। तो आप असल में क्या करें जब कोई आप पर प्रोजेक्ट करे? पहले अपना दिफा करना बंद करें। मैं जानता हूं ये गलत लगता है। आपकी इंस्टिंक्ट है कि बहस करें, समझाएं, साबित करें कि आप वो नहीं जो वो कह रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोजेक्शन के खिलाफ आर्ग्यू करते हैं,
आप उनकी रियलिटी में दाखिल हो जाते हैं और उनकी रियलिटी आपको फंसाने के लिए बनाई गई थी। इसकी बजाय अपने आप से एक सवाल पूछें और ईमानदारी से जवाब दें, क्या मुझे अपने रवैये में उस बात का कोई सबूत मिल सकता है इस रिश्ते से बाहर? अगर हां, तो खुद को देखें। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई वो सबूत नहीं पा सकते तो आप उनका शाडो उठाए हुए हैं, उसे नीचे रख दें। कार्ल जुंग ने उसे शाडो कहा, वो हिस्से जो हम खुद में छिपाते हैं, डिनाई करते हैं, देखना नहीं चाहते। नार्सिसिस्ट्स अपने शॉडो को प्रोसेस नहीं करते, वो उसे एक्सपोर्ट करते हैं। वो कोई ऐसा शख्स ढूंढते हैं जो उसे उठाने को तैयार हो। और अगर आप ऐसी फैमिली में पले बढ़े हैं जहां दूसरों का दर्द उठाना मोहब्बत कहलाता था, आप पहले से जानते हैं कि उसे कैसे उठाया जाता है, इसीलिए आपको चुना गया। उसका अमली एंटीडोट ये है, जब कोई आप पर कोई ऐसा इल्जाम लगाए जो बिल्कुल अजनबी लगे, फौरी रिएक्ट ना करें, उसे थोड़ी देर रहने दें। फिर अकेले में सुकून से पूछें, क्या ये इल्जाम कोई ऐसी चीज बयान करता है जो मैं करता हूं, या कोई ऐसी चीज जो वो करते हैं? बेरहमी से ईमानदारी रखें, दोनों तरफ से। और एक आखिरी सच, क्रॉनिक प्रोजेक्शन का सबसे पावरफुल जवाब कोई बहस नहीं है। ये एक बाउंड्री है, ना एग्रेसिव ना इमोशनल, बस वाज़ेह, मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता, मैं ये नहीं उठाऊंगा। और फिर आप खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दें, क्योंकि आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए ये जानने के लिए कि आप कौन हैं। नार्सिसिस्ट का आईना उन्हें वो दिखाता है जो वो खुद में नहीं देख सकते, और वो आईना आपकी तरफ कर देते हैं। आपका काम सादा है, उनका आमीना मत बने। खुद को इतना अच्छी तरह जाने कि जब कोई आपको गलत रिफ्लेक्शन पकड़ाए, आप फौरी पहचान लें और वापस कर दें। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो इसे इस एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करो जो अभी किसी के प्रोजेक्शंस का बोझ उठा रहा है। उन्हें बताओ कि वो अकेले नहीं हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगली वीडियो और भी गहरी बात करेगी।